Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the strategic analysis, project initiation and the life cycle. आज हम इस चीज़ को इनिशिएट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के हाँ स्ट्रेटजी एनालिसिस क्या होता है. लास्ट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 स्ट्रेटजीज जिसमें हमने न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक स्ट्रेटजीज़ को देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजिक एनालिसिस के इसके अलावा कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो फिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करने में हेल्प करती हैं. फिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या आया जो आइडिया हमारे पास है हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या ये फीजिबल है चलना या नहीं चलना. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Today, strategic analysis of the project, business case decision tools, project management tools, sort and pestle analysis की बात करेंगे, project initiation and life cycle की बात करेंगे, business case decision tools की हम पहले भी बात कर चुके हैं. ये 2-3 tools और हैं जो मेरे ख्याल में आप लोगों को एक दफ़ा go through कर लेने चाहिए. अच्छा, उसके बाद एक असाइनमेंट है, वो हम देखते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, फिजिबिलिटी एनालिसिस, सॉर्ट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, प्रोजेक्ट फिट. स्ट्रेटेजी एनालिसिस ये स्टेप वाइज चलती है जो हमें बताती हैं कि हम क्या प्रोजेक्ट की तरफ आगे फर्दर मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये हर प्रोजेक्ट की इनिशिएशन स्टेज में होता है. First principle, structures and the frameworks of the sort used in strategic analysis help us to help us make sense of what we are doing. In particular, they enable us to make simplified mental models of what we are in intent doing. Project management is nearly always complex and assessing the degree and the nature of the complex is a useful start. ठीक है. Project management में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये बताया था कि एक डिफरेंट लेवल ऑफ क्रिटिक्स होता है जिनको हैंडल करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, और उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं. ओके अच्छा, उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं. गेटिंग द थिंकिंग राइट फर्स्ट, द रेस्ट इज़ द डिटेल. क्या मैं वही बात जो मैंने आप लोगों को पहले भी कही कि जो आइडिया है ईदर दैट इज़ फिजिबल टू एग्जीक्यूट और नॉट, इस चीज़ को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इस चीज़ को देखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. इसलिए एक सही सिम्त में सोचना, एक सही डायरेक्शन में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. अगर तो आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, आप LMS क्रिएट करना चाहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाना चाहते हैं, लेकिन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपके पास राइट टूल्स एंड राइट स्ट्रेटजी नहीं है, तो वो कभी भी सही नहीं बनेगा, बल्कि दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. एक होता है माइक्रो सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट, तो एक होता है मेसो जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की भी बात होती है, और एक माइक्रो लेवल पे आप प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं. जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है, आप देखते हैं क्या आपके पास वो टीम फिजिबल है, आपके पास वो टीम अवेलेबल है. जब आपके पास वो टीम अवेलेबल होती है तो फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि क्या हम सोसाइटी में इस टीम के साथ मूव कर सकते हैं. हो सकता है कि आपकी टीम जर्मन हो लेकिन वो पाकिस्तान की सोसाइटी में मूव ना कर सकती हो. लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, सोशल बैरियर्स होते हैं, लोग उनके साथ ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वोकल नहीं हो सकते, अनइंटेंशनल नहीं हो सकते. तो ये सब चीज़ें देखना मेसो लेवल में आते हैं. उसके बाद आपके पास आता है मैक्रो में होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट के आया जो आप एक एप्लीकेशन या सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, वो आपके पास फीजिबल है सोशल कॉन्टेक्स्ट में या नहीं. सोशल कॉन्टेक्स्ट में फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको सोशली लेके चल सकते हैं या नहीं लेके चल सकते, क्या आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे फीजिबल होगा चलना या एग्जीक्यूट करना या नहीं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें मिलके जो है आपके लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस में हेल्प आउट करती हैं. एक बात याद रखने की है, जैसे अभी एक यूट्यूब का बहुत बड़ा मसला चल रहा है क्योंकि बहुत इररेलेवेंट कंटेंट पाकिस्तान में पब्लिश हो गया, उसकी इजाज़त मिलना शुरू हो गई है. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जिसकी वजह से यूट्यूब बैन की बात चल रही है. वो क्यों चल रही है, उसके सोशल और एथिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से चल रही है. ठीक है. ये चूँकि स्लाइड्स ऐसी हैं तो इसमें वो आपको बता रहे हैं कि मैक्रो लेवल पे आप बात करते हैं कि जहाँ पे आपके डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल इन्वॉल्व हैं, एंड देन माइक्रो लेवल पे यू टॉक अबाउट
अ कंपनी दैट इज़ जस्ट ग्रोइंग एंड एट इज़ ऑन वन लेवल, जो आपकी एक नीश है. फॉर एग्जांपल सिटी कॉलेज के अपनी सब कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन को जो है आप वो माइक्रो लेवल कहेंगे. सिटी कॉलेज की विद इंट्रैक्शन विद अदर क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स, दैट्स अनदर थिंग. ठीक है. अब सिटी लेवल बैंक्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, BZTU के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, मुल्तान बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स माइक्रो. ठीक है. अच्छा, एक बात याद रखने की, नाउ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अंडरस्टैंड नीड, problem or opportunity project will address, determine business case, success criteria and benefits of project proposed, define what has to be accomplished in terms of scope, cost, time and quality. ये मेरे ख्याल में हम सब चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. determine and allocate resources, develop a plan to implement this project, should be aligned to the strategic objectives of business organization. मैक्रो एनालिसिस की बात करते हैं. डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट, हाई लेवल फ्रेमवर्क, द इन्वायरमेंट इन विच प्रोजेक्ट्स ऑपरेट में बी समराइज्ड बाय 5 C's. कौन से 5 C's हैं? कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, उसकी आप कंप्लीटनेस देखेंगे, कंपेटिटिवनेस देखेंगे, एंड देन यू विल फोकस द कस्टमर, द अल्टीमेट पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी द इंचार्ज ऑफ दैट. ठीक है. पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, एंड देन सोशल इन्फ्लुएंस, एंड देन टेक्निकल influence, and then logical environmental influence and the legal influence. ठीक है. ये आगे पीछे थोड़ा सा लिखा गया है, लेकिन इन जब भी आपने एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो आपने उसके ये सारे फैक्टर्स एनालाइज करने हैं. अब इनमें फर्दर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को भी एनालाइज करते हैं. Okay. The context in which the projects operate may be summarized by the acronym PESTEL. ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं. MESO क्या होता है? Questions. What are we here to do? हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? उससे आपकी मिशन आउटकम्स बनती हैं. What are we now? हम कहाँ पे हैं? उससे हमारे पास क्या एनालिसिस है? सॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. आई थिंक आप लोग मार्केटिंग में कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी. एंड देन वेयर डू वी वांट टू बी, हमें कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है. हाउ आर वी गोइंग टू बी देयर, हम उसके लिए प्लान्स या स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान आउट करते हैं. ठीक है. The 5 C's and the PESTEL make sense of the environment outside of the project. The 7S framework looks inside the organization running the project. Strategy to achieve high-level project goals. Structure of the organization. Systems to be used or designed to achieve goals. And then shared values, organization, strength, style में आप बात करते हैं, soft management ways of working. ठीक है. एंड देन स्किल्स अवेलेबल एंड नीड टू बी डेवलप. ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग करते हैं, मैट्रिक्स डायग्राम आप उसके लिए बनाते हैं. ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देखते हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल वाइज भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपने सिर्फ ब्रेन में जो भी आ रहा है उसको लिखना होता है. बाद में उसमें से आप फ़िल्टर आउट करते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ चल सकती हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चल सकती. एंड देन प्रायोरिटाइजिंग है कि आइडेंटिफाइंग लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं. जो आपने ऑब्जेक्टिव्स फ़िल्टर आउट किए हैं उनमें से आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सा इमीडिएटली इंपॉर्टेंट है. अगर आपने प्रोटोटाइप बना के कस्टमर को देनी है तो आप सबसे पहले उसका जो है फ्रेमवर्क बहुत अच्छा से इंप्रेसिव सा बनाएंगे ताकि आपका कस्टमर डील डन कर दे. उसका इंटरफेस बहुत आप इफेक्टिव एंड रोबस्ट बनाएंगे. मैट्रिक्स डायग्राम में डिटरमाइनिंग वेज ऑफ मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम डिस्कस करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह. अभी हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास. अच्छा, मैट्रिक्स डायग्राम क्या होती है? ऑब्जेक्टिव देते हैं, आप उसमें से प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अब आप फिर एनालाइज करते हैं कि ईदर दैट्स अ सॉफ्ट स्किल दैट इट रिक्वायर्स, या उस पर कॉस्टिंग लगनी है. रिपेयरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, उस पर आपकी कॉस्ट लगती है. कस्टमर नीड है, येस. मार्केट रिसर्च, ये सारी स्ट्रेटजीज आपको आइडेंटिफाई करती हैं जिनकी बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं प्रोजेक्ट को, या आप एग्जीक्यूशन फेज़ को एनालाइज करते हैं कि शैल वी बी प्रोसीडिंग विद द प्रोसीजर और नॉट. ठीक है. मार्केट रिसर्च करते हैं. इम्प्रूव क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं. अब हर लेवल जो है वो बेसिकली क्वालिटी इंश्योरेंस में इन्वॉल्व होता है. अच्छा, फिर आप उसे, अब चूँकि ग्रीन पर्सपेक्टिव या
इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव की बहुत अरसे से बात चली है और अब ये हमारी नीड बन चुकी है, तो हम ये देखते हैं क्या हम इससे अपना वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं. येस वी कैन रिड्यूस इट. ठीक है. इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. ठीक है. येस वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एज वेल. पेपर वर्क आपका कहाँ पे रिड्यूस हो सकता है. ये कुछ प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग हम मेट्रिक्स की बात करते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट मेट्रिक्स होगा. हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वे में उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी. माइक्रो एनालिसिस क्या होते हैं. प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स लिंक टू ऑब्जेक्टिव्स, हाउ वी टर्न द ऑब्जेक्टिव्स इनटू द प्लान ऑफ द एक्शन. अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एट आउटसाइड विल हेल्प प्रिवेंट एन एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट, क्लाइंट डिससेटिस्फेक्शन एंड स्कोप क्रीप. स्कोप क्रीप क्या होता है. आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट जब आपके आउट ऑफ स्कोप जा रही होती हैं चीज़ें, आप उसमें ऐड ऑन करते चले जाते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं. और स्टेक होल्ड मैनेजमेंट में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ऐड ऑन करने से मसले हल नहीं होते, हमने एक स्कोप में ही रहना होता है when हम स्कोप क्रीप को स्टार्ट करते हैं. We need to identify acceptable, appropriate requirements. How can we demonstrate this? Any conflicts between requirements? A project requirement is what is expected of the project or the process. ठीक है. प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, फिर हम उसमें से करेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करते हैं. एंड देन वी मीट द रिक्वायरमेंट्स. पब्लिक रिस्पॉन्स होता है, कस्टमर फीडबैक होता है. उसकी बेस पे हम फर्दर स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करते हैं कि क्या हमें कौन सी चीज़ ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे छोड़ देनी चाहिए. फिजिबिलिटी एनालिसिस. ठीक है. वंस इनिशियल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, रैंक एंड सम क्लैरिटी ऑब्टेन्ड about the requirements, the next step is to investigate the feasibility of each proposal to determine how achievable it is. Helps deals with uncertainty, identifying appropriate strategies, define risk and determine regional objectives की बात करते हैं. The feasible studies conducted from a number of different perspectives. ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि when it comes to the feasibility तो हमने इस बात को एनालाइज करना होता है कि क्या हमारा ये प्रोजेक्ट feasible है या नहीं है. अब ये फिजिबिलिटी एनालिसिस हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करता है, ये हम आगे देखते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी. टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी क्या होती है. टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी ये होती है कि मैच्योरिटी आया, ये जो हमारा टेक्निकल इशू है ये ग्लोबली अंडरस्टैंड कर सकेगा. अगर कोई क्लाइमेट चेंज आता है उसको ये रेजिस्ट कर सकेगा. यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ आईटी सिस्टम्स के आईटी सिस्टम्स आपके सारे लोगों को समझ आती है और वो जो लोग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो उन सब के लिए अंडरस्टैंड है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर मैक फ़ौरन से पहले किसी इंसान को पकड़ाया जाए तो वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकता, मैक इतने आराम से यूज़ नहीं कर सकता इन कंपैरिजन टू द विंडोज़. ठीक है. और इसी तरह जो हार्डवेयर ऑपरेटिंग मेजर है जैसे लाइनक्स है या दूसरे उबुंटू हैं वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. इसलिए विंडोज़ सबसे ज़्यादा जो है वो प्रमोट की जाती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. और क्या कहते हैं विंडोज़ जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, सबसे बड़ी वजह ये है हमारे पास. ठीक है. डिग्रीज़ ऑफ डिस्ट्रप्शन. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अगर आपके स्टार्ट आते हैं तो उसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट को कितना नुकसान होगा. क्या आप किसी ऐसे मेजर मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बीच में तो नहीं रियून होने वाले. क्या आपकी लोकेशन या आपका ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है कि जो लेटर ऑन इस तरह का टेक्नोलॉजिकल थ्रेट फेस कर सके. ठीक है. अच्छा, यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू फैमिली कार. ठीक है. इट इज़ एंटिसिपेटेड द कार टू बी नीडेड फॉर द स्कूल रन एंड फॉर द हॉलीडेज. What features would you like for and how would you rank these. ठीक है. अब आपने एक गाड़ी लेनी है, गाड़ी में अब आपको क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए. अब आपकी दो मेजर रिक्वायरमेंट्स है जिस वजह से आपने लेनी है. देखिए, जब भी हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना होता है हमने इस बात को जहन में रखना होता है कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं. व्हाट आर ट्रिगर पॉइंट, हम इसके पीछे ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से हम करना चाह रहे हैं. ठीक है. और करना चाह रहे हैं तो फिर हमें इससे क्या बेनिफिट्स चाहिए, उनकी बेसिस पे फर्दर सारे असेसमेंट्स होती हैं. फिजिबिलिटी. सोशल फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, इकोलॉजिकल फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स को चेक करते हैं. अच्छा, अब ये सॉर्ट एनालिसिस आ गए. सॉर्ट एनालिसिस में वही बात होती है व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स जिसकी वजह से हमारे जो है प्रोजेक्ट में थ्रेट्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है. वीकनेसेस, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट को ख़तरा है और उन ख़तरों को हमने हैंडल करना होता है. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं.
अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? अब जो ख़तरे दूसरों को होते हैं या मार्केट में गैप होते हैं या दूसरी हमारे कंपेटिटिव को ख़तरे होते हैं, उनको हम एज ए अपॉर्चुनिटी कैश करते हैं और उनको कैश करके हम एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि अगर आपकी कंपनी थोड़ी सी डाउन गई है तो हम अपनी कोई बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आएंगे मार्केट में और हम उनका कस्टमर जो है अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है। अच्छा, थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स ये होते हैं कि जो आपकी वीकनेसेस होती हैं, ज़ाहिर है अगर किसी और कंपनी की वीकनेसेस है तो हमारी भी वीकनेसेस हैं। हम अपनी कंपनीज़ की बेस पे जो है उनकी अपनी वीकनेसेस को या थ्रेट्स को जो है वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारी वीकनेसेस होंगी या हमारे जो थ्रेट के चांसेस होंगे वो बेसिकली दूसरी कंपनीज़ को प्रोवोक करेंगे कि वो हमारे थ्रेट्स को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकें। ठीक है, ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू इट। अच्छा, प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स में हम आगे जाके इनकी बात करते हैं। आई थिंक वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेसन। फॉर नाउ इट इज़ मोर देन इनफ बिकॉज आई थिंक आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो विल टॉक इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई एम हैप्पी दैट वी आर हैविंग द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। So today what we have talked about is basically we have talked about the two different further strategies that discusses the context of project selection model या project feasibility model. We have talked about the selection criteria in the last week and now we are going to talk about the strategic analysis कि हमारी project specifications क्या होती हैं, feasibility analysis की बात की है हमने, project में pestle analysis और SWOT analysis की बात की है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी further आगे डिस्कस की हैं हमने बताया कि feasibility एनालिसिस क्या होता है। हम टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, पेस्टल एनालिसिस क्या होती है। अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में आपके राइट वे ऑफ थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी बेस पे हमारे आगे क्या फर्दर डिसीजंस होते हैं। थैंक यू वेरी मच।